हेलो गाइस, वेलकम बैक एट चार्टर्ड्स एकेडमी। मैं हूं संतोष शुक्ला और इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एमपी बोर्ड वालों के लिए जो डेट अनाउंस हुई है रिवाइज्ड एग्ज़ाम शेड्यूल की कोरोना की वजह से, उसमें उसके लिए हम फटाफट अकाउंट्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। इसमें हम कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले, फटाफट हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला चैप्टर है आपका एनपीओ, जिसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य होता है सेवा करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? एनपीओज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? तो आपको पता है ये तीन होते हैं। पहला है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम वो कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में है पहला रियल अकाउंट। ये एक रियल अकाउंट होता है, इसके दो साइड होते हैं, ये आपको पढ़ना है डिटेल में। उसके बाद रेवेन्यू और कैपिटल ट्रांजैक्शंस दोनों ही इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है, नो एडजस्टमेंट फॉर ऑल और एनी ईयर। किसी भी ईयर से रिलेटेड एंट्री इस अकाउंट में की जा सकती है। बस क्या कंडीशन होनी चाहिए? कैश या तो रिसीव हुआ हो या फिर कैश में पेमेंट हुआ हो। कैश इंक्लूड्स कैश एंड बैंक बोथ। उसके बाद इसी की मदद से हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका कि दिस इज़ समरी ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक की समरी होता है। कब बनाया जाता है इसको, टाइम क्या है? दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, साल ख़त्म होने के बाद। नो डेट, इसमें डेट नहीं लिखी जाती है, जाहिर सी बात है क्योंकि ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का डिटेल नहीं होता, इसमें साल भर की समराइज ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए डेट लिखने का कोई सवाल ही नहीं होता। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज, इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक के लिखे जाते हैं। उसके बाद 10 फीचर लिखे गए हैं, कम से कम 5-6 आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर का एमपी बोर्ड में ब्लूप्रिंट क्या है, 10 मार्क्स। वो 10 मार्क्स का क्लासिफिकेशन है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, एक रहेगा 2 मार्क्स का और 3 रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी आता जाएगा बीच बीच में मैं बताता रहूँगा आपको। उसके बाद अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगले अकाउंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जा सकती है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फीचर क्या होता है। आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, पहला ये नॉमिनल अकाउंट होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। इसके भी दो साइड होते हैं, क्योंकि हमको पता है हर अकाउंट के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। एक तरफ हम लिखते हैं क्या, इनकम, एक तरफ एक्सपेंडिचर। बट ध्यान देना ये एकदम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे होता है। इनकम किस साइड लिखा जाता है, क्रेडिट साइड, और एक्सपेंडिचर लिखा जाता है डेबिट साइड। ओनली रेवेन्यू आइटम्स, इसमें कैपिटल आइटम्स नहीं लिखे जाते हैं, केवल और केवल रेवेन्यू आइटम लिखे जाते हैं। इसमें एडजस्टमेंट भी किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट ईयर ट्रांजैक्शंस ओनली, इसमें केवल करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं, बाकी साल के जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होता है उसको एडजस्ट करके हम बाहर कर देते हैं। बैलेंस शीट लिखा गया है कि इसकी मदद से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। टाइम कब बनाया जाता है, ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इसमें नहीं लिखे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। प्रॉफिट मेकिंग का ऑब्जेक्टिव, पहला उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। दूसरे वाले का उद्देश्य क्या होता है, सेवा करना, टू प्रोवाइड सर्विसेज। कैपिटल कंट्रीब्यूशन देख लो आप, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स कॉल्ड कैपिटल, इसमें कैपिटल फंड कहा जाता है वही पैसा। रिजल्ट क्या होता है इनका, नेट रिजल्ट, प्रॉफिट या लॉस होता है। इनका क्या होता है, सरप्लस या फिर डेफिसिट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो ये तीन चीज़ें बनाते हैं, क्या क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाते हैं, अभी हमने देखा रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा फॉलो करते हैं ये लोग, ये जनरली अक्रूवल बेसिस पे और ये कैश बेसिस पे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस।
उसके बाद डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता है कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस, एक में डेट लिखी जाती है, एक में डेट नहीं लिखी जाती है। टाइम एक डेली बेसिस पे लिखा जाता है, एक साल के अंत में बनाया जाता है। कैश बुक क्या है, डिटेल एक बुक होती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी होती है। कौन बनाता है, कैश बुक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट प्रॉफिट हो, दोनों लोग बनाते हैं, लेकिन रिसीट पेमेंट केवल नॉट फॉर प्रॉफिट वाले लोग बनाते हैं। फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट दोनों का होता है, पेमेंट साइड और रिसीट साइड, ये देख सकते हैं आप पॉइंट नंबर 5 में। बेसिस एक जो है ट्रांजैक्शन, डिटेल ट्रांजैक्शन के बेसिस पे बनाया जाता है और एक कैश बुक के बेसिस पे बनाया जाता है। बैलेंसिंग, कैश बुक की बैलेंसिंग डेली होती है और रिसीट एंड पेमेंट का बैलेंस साल के अंत में एक ही बार कैलकुलेट किया जाता है। एक प्राइमरी या प्रिंसिपल बुक कहलाती है, दूसरा मेमोरेंडम बुक, ऐसे ही। उसके बाद अगला डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये डिफरेंस आप पढ़ लेना, ये आपकी स्क्रीन पे है। ये डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे इस एग्ज़ाम में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच का डिफरेंस। उसके बाद है फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रीजंस बिहाइंड मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस बाय एनपीओज। ये जो एनपीओज होते हैं, ये अपना हिसाब किताब कैश बेसिस पे क्यों बनाते हैं। दो बेसिस होती है अकाउंटिंग की, एक कैश बेसिस, एक अक्रूवल बेसिस। फटाफट रिवीजन करेंगे हम, इसमें डिटेल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये केवल उन्हीं के लिए यूज़फुल होगा जो एक बार पहले से पढ़ चुके हैं। फ्रेशर्स के लिए या फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये यूज़फुल नहीं होगा। क्या कारण होता है कि कैश बेसिस पे बनाते हैं। सबसे पहला तो ये बनाना बहुत इजी होता है। इट इज़ वेरी इजी टू कीप बुक्स ऑन कैश बेसिस बिकॉज ओनली कैश बुक एंड लेजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। कैश बेसिस पे हिसाब किताब रखना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें केवल कैश बुक बना लो एक, और दो चार कुछ जो भी रिक्वायर्ड लेजर्स हैं वो बना लो। कॉस्ट सेविंग मतलब पैसे की बचत होती है इसमें। पैसे की बचत कैसे होती है, ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं चाहिए, ज़्यादा खर्चा स्टेशनरी पे नहीं होगा हमारा, ज़रा सी चीज़ों में काम हो जाता है। लिमिटेड ट्रांजैक्शंस, बहुत थोड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसलिए कैश बेसिस ना आराम से इनका काम कर देती है हिसाब किताब करने वाला। कैश ट्रांजैक्शंस, ज़्यादातर लेन देन इनके क्या होते हैं, कैश में होते हैं। फाइंडिंग आउट सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट पता करना रहता है तो हम समराइजिंग कर लेते हैं इसकी ट्रांजैक्शंस की, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आराम से पता कर लेते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चल जाती है इससे। तो ये रीजंस होते हैं किसके पीछे, कैश बेसिस फॉलो करने के पीछे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या है क्वेश्चन, रीजंस बिहाइंड मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एनपीओज। ये अगर प्रॉफिट कमाने के लिए एनपीओज चल ही नहीं रहे हैं तो ये फिर हिसाब किताब क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा हिसाब करके, जब आपका उद्देश्य ही नहीं पैसा कमाना तो क्या करोगे जान के कि फ़ायदे में है या घाटे में है। नहीं, फिर भी ज़रूरत पड़ती है कुछ हिसाब करने की। क्यों पड़ती है, क्योंकि जिन लोगों ने आपको दान चंदा और ये सब पैसे दिए हैं, डोनेशन दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, उनको डिटेल बतानी पड़ती है ताकि वो मोटिवेटेड रहें और भी देते रहें पैसे। उनको देना पड़ता है डिटेल, लिखा है प्रेजेंटिंग डिटेल्स टू डोनर्स, डोनर्स को डिटेल देने के लिए हमें ये बनाना पड़ता है। उसके बाद है टू बैलेंस द एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू इनकम्स। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितना दान मिल रहा है उससे भी ज़्यादा हम खर्चा कर दे रहे हैं, ये पता लगाने के लिए अपने खर्चों को आप देख रहे होंगे। टू बैलेंस द एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू इनकम, उनके जो खर्चे हैं ना वो इनकम के हिसाब से ही हो रहे हैं या नहीं, ये पता करने के लिए भी बनाना ज़रूरी होता है हिसाब किताब। टू नो द नेट सरप्लस, नेट रिजल्ट क्या हुआ, अपन घाटे में तो नहीं जा रहे हैं, घाटा इन द सेंस ऐसा तो नहीं कि हम जेब से लगा के सेवा कर रहे हों, ये जानने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम टैक्स, वैसे तो इनको इनकम टैक्स में छूट होती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हों, कमा रहे हों चंदा इकट्ठा करके और उसको इनकम बना ले रहे हों, तो ये चीज़ के लिए इनकम टैक्स का पता करने के लिए भी हमें हिसाब किताब रखना ज़रूरी होता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, साल भर में बहुत सारे एसेट्स खरीदते हैं ये लोग, इसकी जानकारी के लिए भी हमें हिसाब किताब करना ज़रूरी होता है। टू नो दी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन यानी साल के अंत में क्या हैसियत है अपनी, क्या हिसाब है, ये जानने के लिए भी हमें हिसाब किताब करना ज़रूरी होता है। उसके बाद कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का क्वेश्चन, जैसे लिखा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चार्टर्ड एकेडमिक क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019।
क्या लिखा गया है, बैंक बैलेंस एज ऑन जनवरी 1 2019 रुपीज़ 5,000। 5,000 रुपये हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था बैंक बैलेंस। मेंबरशिप फ़ीस मिली, लिखा गया है देयर आर 600 मेंबर्स, 600 मेंबर हैं, हर एक 30 रुपये मेंबरशिप फ़ीस देता है। बट 5 मेंबर्स, ये 5 लिखा है, ध्यान देना, ये लिखा है 5 मेंबर्स हैव नॉट पेड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर, इस साल उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है। 10 मेंबर्स हैव पेड द सब्सक्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर इन एडवांस, अगले साल का भी एडवांस दे दिया है 10 लोगों ने। सैलरीज़ के बारे में बोला गया है कि सैलरी 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से दी गई है। लिखा गया है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इज़ आउटस्टैंडिंग, दिसंबर महीने की सैलरी नहीं दी गई है। रेंट लिखा गया है 300 पर मंथ हैज़ बीन पेड अप टू मार्च 20, जी हाँ, हमारा हिसाब किताब है 31 दिसंबर 2019 तक का, लेकिन ये सैलरी दे रखी है कहाँ तक की, मार्च 2020 तक की। इसका मतलब 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे रखी है हमने, तो पैसा तो गया है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाना पड़ेगा इसको। फर्नीचर के बारे में बोला गया है एन एडवांस ऑफ ₹2000 वॉज गिवन इन दिसंबर 2019 टू सप्लाई फर्नीचर, दिसंबर के महीने में हमने 2000 एडवांस दिया था, पैसा गया अपना 2000 रुपये कैश में। बट फर्नीचर वर्थ ₹500 वॉज रिसीव्ड अप टू द एंड ऑफ ईयर, साल ख़त्म होने तक केवल 500 का फर्नीचर हमें मिला है। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कितने का मिला है कितने का नहीं मिला है, हमें तो मतलब है केवल कि हमारा कैश कितना गया कैश कितना आया, बस यही ध्यान में रखना है हमें। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, कुछ और छोटे मोटे खर्चे हुए हैं 2000, आउट ऑफ विच ₹300 आर येट टू बी पेड, मतलब 2000 रुपये का खर्चा उठाया है हमने, जिसमें से 300 का अभी पेमेंट होना बाकी है। इसका मतलब वास्तव में कितना पेमेंट किया जा चुका है, 2000 माइनस 300, 1700 का। बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो, एक अकाउंट खींच लिया हमने टी फॉर्मेट में, ये टी फॉर्मेट इसको बोलते हैं, ये ठीक है। ये तरफ होगी डेबिट साइड, ये तरफ है अपनी क्रेडिट साइड। इस तरफ क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं जो भी पेमेंट किया है हमने, और इस तरफ क्या लिखते हैं, इस साइड में जो भी हमें पैसा मिला है। देखते हैं, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डल जाएगी चार्टर्ड एकेडमिक क्लब, जो भी क्लब का नाम होगा, फिर लिखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उस अकाउंट का नाम, कौन से पीरियड के लिए बना रहे हैं वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद रिसीट साइड में हमने सबसे पहले देखो, पहले से ही बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ था 5000, वो लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। फिर मेंबरशिप फ़ीस के बारे में देखो बताया गया है 600 मेंबर्स थे, 30 रुपये हर कोई ने देना है, तो टोटल अपना बनता है मेंबरशिप फ़ीस 18,000 रुपये। लेकिन जो बकाया है नहीं मिली है वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए कैश में कितना मिला है। आउटस्टैंडिंग कितना है, देखो इसमें बताया गया है कि 5 मेंबर्स ने नहीं दिया है, तो 5 × 30, 30 पंचे 150, सॉरी ये 50 है, 5 नहीं है, 50 मेंबर्स ने नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा 50 × 30, 1500 रुपये नहीं मिले हमें। उसके बाद एडवांस दिया है 10 लोगों ने, 30 रुपये एक जन देते हैं, 10 लोग का कितना हो गया 300, ये एडवांस हमें कैश मिल चुका है, इसलिए हमने प्लस कर दिया इसमें। तो नेट हमारा जो कैश में मेंबरशिप फ़ीस मिला वो कितना हो गया 16,800। खर्चे के लिए देखते हैं हम जो दिया गया है। सबसे पहला खर्चा है सैलरीज़ का, सैलरी में बोला गया है 600 रुपये हर महीने की थी, लेकिन एक महीने का नहीं दिया है, तो हम बोलेंगे केवल साल भर में 11 महीने की सैलरी दी गई है। तो ये देखो 600 × 11 कितना हो गया 6600। फिर बोला गया है रेंट के बारे में बताया गया है कि 300 का रेट से साल भर का तो दिया ही है, 3 महीने का अगले साल का भी दे दिया हमने, तो टोटल 15 महीने का दे दिया है। तो ये देखो 300 × 15 कर दिया गया है, तो कितना हो गया 4,500 रुपये का रेंट चला गया अपना। उसके बाद बोला गया है फर्नीचर के बारे में बताया गया है 2,000 रुपये दिए थे हमने, 500 का फर्नीचर आया है। कितने का फर्नीचर आया है हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा पैसा गया कितना 2,000, तो फर्नीचर के नाम पे हमने दिखा दिया 2,000। फिर लिखा गया है सन्ड्री एक्सपेंसेस में बोला गया था 2,000 रुपये हुए हैं, ध्यान देना 2,000 हुए हैं, दिए नहीं हैं, जिसमें से 300 देना बाकी है। तो नेट कितना हो गया अपना 2,000 में से 300 माइनस कर दिया हमने, तो ये देखो 1,700 रुपये आ गया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना पैसा मिला इसको टोटल कर लेंगे, इन सबको तो जोड़ लिया हमने, आ गया 21,800। इसमें से जो पैसा चला गया अपना ये सब माइनस कर दिया हमने, तो बचा कितना हमारे पास वो बताएगा साल का अंत में बैलेंस कैश कितना बचा है 7,000 रुपये। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे दिया जाएगा और उससे बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, जैसे सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ चार्टर्ड एकेडमिक क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 के लिए। रिसीट में दिया गया है कि पहले से ही कैश बैलेंस पड़ा हुआ था हमारे पास 550 रुपये का,
सब्सक्रिप्शन हमें मिला है कितना, 450 रुपये, जैसे 430 जैसा कुछ है, देखेंगे अभी क्या है। उसके बाद एंट्री फीस मिली हमें 900 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, उस पर 120 रुपये का हमें मिला है इंटरेस्ट। सन्ड्री रिसीट मतलब छोटी मोटी रिसीट्स हुई हैं 240 रुपये की। कुछ खर्चे इधर बताए गए हैं पेमेंट साइड में। जनरल एक्सपेंस हुआ 228, सैलरी इतना, फर्नीचर, रेंट, इन्वेस्टमेंट और कैश, अंत में बैलेंस। हमको पता है कि हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कैश का छोड़ दिया जाता है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया गया, देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज 150 वाइल 50 हैड बीन रिसीव्ड इन एडवांस। ये जो सब्सक्रिप्शन इसमें दिख रहा है 400 कुछ रुपये का, इसमें बताया गया है कि 150 रुपये हमें इस साल के नहीं मिले हैं, लेकिन 50 रुपये एडवांस में मिल गया है। हम बोलेंगे इनकम एक्सपेंडिचर, हमने अभी फीचर देखा था, ये केवल करंट ईयर का बनाया जाता है, इस साल का कितना बनता है बस वही दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 30 रुपये। फर्नीचर जो हमने ख़रीदा था ये पूरा हमारा करंट ईयर का खर्चा नहीं है, इसका डेप्रिसिएशन 30 रुपये केवल इस साल का खर्चा बनेगा। उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50, इन्वेस्टमेंट पे जो हमें मिला है 120 रुपये का इंटरेस्ट, उसके अलावा भी कुछ 50 रुपये का अक्रूड यानी मिलना है, अभी मिला नहीं है। उसके बाद चार्टर्ड एकेडमिक क्लब सॉल्व करते हैं, हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ भी हम क्या करेंगे, दो पार्ट करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे ऐसा। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर, ये डेबिट साइड है अपना, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनकम। तो रिसीट एंड पेमेंट से एक एक चीज़ पहचानेंगे। जो करंट ईयर का इनकम होगा वो यहाँ लिखाएगा इनकम साइड में, और जो खर्चा होगा वो यहाँ लिखें। ध्यान देना है हमें, लेकिन केवल करंट ईयर चालू वर्ष का ही आना चाहिए, और बाकी आलतू फालतू जो होगा उसको हम एडजस्ट करके बाहर निकाल देंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम इनकम देखते हैं। रिसीट साइड में कैश बैलेंस था, इसको छोड़ दिया जाता है, तो देखो यहाँ पे नहीं लिखा गया है इनकम में। उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन हमें मिला है जितने का वो हमने लिख दिया 450 रुपये का सब्सक्रिप्शन, लेकिन फिर नीचे एडजस्टमेंट दिया था उसको एडजस्ट कर देंगे हम। 150 रुपये हमें जो मिलने चाहिए थे नहीं मिले, तो हम बोलेंगे इसी साल की इनकम में जोड़ देंगे उसको। 50 रुपये जो एडवांस में मिले थे वो इस साल की इनकम नहीं है, माइनस कर देंगे उसको, लेस कर दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो नेट अपना सब्सक्रिप्शन से इनकम कितनी आ गई, 550 रुपये। फिर अगला इनकम क्या है, यहाँ पे देखो एंट्री फीस। एंट्री फीस हमने लिख दिया यहाँ पे, देखो एंट्री फीस यहाँ पे आ गई, ये कितनी, 900 रुपीज़ की। उसके बाद इंटरेस्ट में हमने देखा था कि इंटरेस्ट बोला गया है 120 रुपये का पहले से मिल चुका है और 50 रुपये मिलना बाकी है, तो टोटल कितना इनकम इस साल का बन गया, 170 रुपये। उसके बाद सन्ड्री रिसीट, कुछ छोटी मोटी रिसीट हुई है 240 रुपये की, वो भी इसमें हमने जोड़ लिया। फिर हम खर्चे देखते हैं। पेमेंट साइड में लिखा है जनरल एक्सपेंस 228 रुपये। हम चेक करेंगे कोई एडजस्टमेंट है क्या इससे रिलेटेड, नहीं दिया गया है, तो हमने सीधा जनरल एक्सपेंस लिख दिया 228। सैलरी में 210 रुपये, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, तो डायरेक्ट सैलरी 210 रुपये आ गई। फर्नीचर के बारे में 1000 का फर्नीचर लिया था हमने, लेकिन एडजस्टमेंट दिया है कि इस पर डिप्रिशिएशन लगाना है 30 रुपये का, तो हम बोलेंगे फर्नीचर कितने का भी लो, ये तो हमारा एसेट है, एक साल का खर्चा नहीं है, तो हम केवल 30 रुपये का खर्चा दिखाएंगे। देखो डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कितना है, 30 रुपये। किराए के बारे में रेंट लिखा है 112 रुपये, नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, तो पूरा का पूरा रेंट 112 रुपये आ गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारा एक एसेट होता है और ये एक कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता है, ये बैलेंस शीट में लिखा जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक फीचर होता है कि इसमें केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम्स लिखे जाते हैं, कैपिटल नेचर के नहीं लिखे जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, कितनी इनकम हुई अपनी, जोड़ लिया हमने तो मिला हमको 1860 रुपये, 1860। इसमें से सारे खर्चे हमने माइनस कर दिए ये सारे, तो जो बचा वो हमारा क्या कहलाएगा, सरप्लस, ये आ गया 1280 रुपये। प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, ध्यान देना, इसको सरप्लस बोलेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चार्टर्ड एकेडमिक क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। लिखा गया है रिसीट हुए हैं ये, पेमेंट हुआ है ये, एडजस्टमेंट हैं ये, इनको देख के हम बना देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये देखिए, इसको आप खुद से कर सकते हैं, अभी तक जैसा हमने क्वेश्चन किया उसके आधार पे, एकदम सिंपल सा है, वीडियो पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपसे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एज इनकम इन द एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द चार्टर्ड एकेडमिक क्लब आउट ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा। आपके अगर ये आप सॉल्व करने की कोशिश करना,
अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो दिया गया है जो नीचे नंबर मेरा, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, इस वाले नंबर पे, ठीक है, 7208765682। थैंक यू गाइस, फर्स्ट चैप्टर के लिए इतना सफिशियंट होगा, ठीक है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में।